सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आरडीएस ब्लॉग्स। और आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में अपन, अगर आपको पता हो तो जेई मेंस के अप्रैल अप 10th में बस 15 दिन बाकी हैं, तो कुछ एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला है जो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी तरफ से कुछ बोनस टिप्स हैं जो मैंने अप्लाई करी थी अपने टाइम पे, जिससे मैंने 99.2 परसेंटाइल जेई मेंस में लिया था। और ये टिप्स मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और हो सकता है आपसे इसका स्कोर भी बढ़ जाएगा। और कुछ बोनस टिप्स भी हैं आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब आपको समय आ चुका है कि मेन चीज़ों पे फोकस करने का समय आ चुका है। सबसे पहले तो प्रेप, जो आपकी प्रिपरेशन अभी चल रही है उसे बिल्कुल बदलने का समय आ चुका है। मुझे पता है आप लोग मोस्टली क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। डेली एक मॉक टेस्ट, सही सुना आपने, आपको एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में मतलब कि आप, मैं कहूँगा कि आप पंखा वंखा ऑफ ही रखिए, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ठीक है तो भी ठीक है, बट प्रिपेयर करना है आपको वर्स्ट के लिए। तो मैं कहूँगा एग्ज़ाम हॉल कंडीशन जैसा बिल्कुल ही 3 घंटे ना उठना है ना कुछ करना है, पानी वानी के लिए कुछ नहीं, 3 घंटे टेस्ट देना है। और इसका समय भी सेम होना चाहिए जो आपका जेईई मेंस का टाइमिंग है, मतलब आप 9 से 12 दे सकते हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल है। तो उसमें आपको एक टेस्ट डेली अब से देना शुरू कर देना है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो चुका है। मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करे कोई बात नहीं, पर इसे एज ए एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दे दो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब मैं इधर बात, सारे क्वेश्चन आपसे मुझे पता है नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट का ही एनालिसिस करना है, उसी दिन ही एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे, कहाँ गलती हुई, कैसे करें, मतलब कौन सा चैप्टर था जो आपको लगता था हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ टाइम की कमी से, सब मिस्टेक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, और इसे आपको इधर आपको अपना काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, तो आप उस हिसाब से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो आपके रह जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, तो उनका बेसिक कम से कम पढ़ के जाइए, क्योंकि जेईई मेंस से कंपैरेटिवली ईजी होता है जेईई एडवांस से, तो दिस कैन ऑल्सो बूस्ट योर रैंक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ आपको और चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस मार्क्स की बात कर लेते हैं। अगर आप एम कर रहे हैं कि आपका परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल से ऊपर आना चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली 300 में से 240 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, जिससे आपकी रैंक लगभग 1 से 1400 हो सकती है। लेट्स अज्यूम कि आपकी रैंक 1 आती है, मज़ा आएगा कि नहीं? तो ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिर्फ 99 परसेंटाइल अगर आप एम कर रहे हैं, तो आपको 180 प्लस एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। सिंस शिफ्ट का अलग अलग का चक्कर होता है, तो दिस कैन वेरी। मैं एवरेज मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपके इसके अराउंड मार्क्स होते हैं तो आपकी अच्छी खासी परसेंटाइल बन सकती है। तो जो आपके 180 मार्क्स के अराउंड होगी, अगर 99 परसेंटाइल बनती है, तो आपकी 9K से 10K के अराउंड आपकी ये रैंक बन जाएगी, विच इज़ काफ़ी डिसेंट है। आपको अच्छा NIT मिल जाएगा, और आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अच्छी ब्रांच ही मिल जाएगी। तो 99 परसेंटाइल इज़ अ गुड। अब बात आते हैं 98 परसेंटाइल, हो सकता है आपकी 99 ना, अगर आप 98 को भी इसको मतलब टारगेट कर रहे हैं तो इट्स नॉट बैड। आपको 155 से ज़्यादा का स्कोर लाना पड़ेगा, जिससे आपकी रैंक अराउंड 20,000 टू 25K के अराउंड हो जाएगा। इसमें भी आपको काफ़ी सारे डिसेंट NIT एंड IITs यू कैन गेट। तो मैं बताऊँ 150 लाना तो इट्स ईजी, प्रिटी ईजी, मतलब ऐसे नहीं बोला कि बहुत ईजी, बट इट्स कंपेरेटिवली ईजी। और मैं बता रहा हूँ मेरे खुद के 96 परसेंटाइल बिना पढ़े आ गए थे। अगर आपको नहीं पता, आपने मेरी जेईई मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, मैं बताया उसमें मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में 96 परसेंटाइल निकाला था, बेसिक चीज़ें कर करके, बहुत ही बेसिक था। तो मैं बता रहा हूँ 150 आउट ऑफ 300 इज़ ईजी। जो टफ लगता है आपको वो टफ नहीं है, कंपेरेटिवली ईजी। अगर आपने बेसिक चीज़ें भी पढ़ रखी है ना, तो आपके इतने तो आ जाने चाहिए। 95 और 96 परसेंटाइल आपके कहीं नहीं गए हैं, डिसेंट स्कोर है। अगर आपको फ्यूचर में फिर ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। 96 टू 99 परसेंटाइल हो जाता है एक साल में, मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का हो गया था, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये हो गया अपना परसेंटाइल वर्सेस। अब आ गया अपनी फोकस करना है स्ट्रेंथ पे। सिंस आप PYQ एज अ टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको कुछ 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ईजी, मीडियम, टफ, ठीक है। अब आप PYQ जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर होंगे वो हमेशा हो जाएंगे, आपके हमेशा हो जाएंगे। उसका क्वेश्चन आएगा, आप कॉन्फिडेंस होगा, निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे कभी कभार हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते, जिसमें मतलब आप थोड़ा बीच में हो। कुछ ऐसे होंगे जो आपसे होंगे ही नहीं, आप सीधा स्किप मार रहे होंगे। तब आपको क्या करना है, जो हो रहे हैं वो तो बेस्ट है, आप बस मॉक लगाते रहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो कभी कभी हो जाते हैं उसमें आप ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन जैसे आपने करा
एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ, तो इसका एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से कंसेप्ट लग रहा है। अगर आपको पता है कि वो कंसेप्ट कौन सा है तो इस मोस्ट प्रोबेबल कि आप जब नेक्स्ट बार वो उस टाइप का क्वेश्चन करो तो सोल्यूशन के बेसिस पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप, अब जो बिल्कुल नहीं होते और जिसको आप स्किप कर देते हो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट 15 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप उसका बेसिक एक बार रीड कर लीजिए। लेवल 1 एक्सरसाइज अगर आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर इसका बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है और अगर आप स्किप करके आते तो आपकी रैंक ड्रॉप होगी, जो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इसके एक बार क्वेश्चन मतलब बेसिक तो एटलीस्ट कवर करके रखिए। मैं ज़्यादा हाई लेवल पर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस है, ओके ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपकी रैंक काफ़ी हद तक बूस्ट हो सकती है, याद रखिएगा। ये मैंने अपने लास्ट टाइम पे करा था। अब बात आती है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, जिसके लिए आपको 99 परसेंटाइल, जिसके आपके आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो सिंस मैंने आपको बताया था 180 प्लस आपको स्कोर चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर हम इसे डिवाइड बाय 3 करें सब्जेक्ट के हिसाब से तो ऑब्वियसली 60 हो जाता है। मैथ्स में 60 लाना इज़ नॉट ईजी, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60 प्लस स्कोर करना ईजी है। केमिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती है। मेरे को पता है कि मैथ आजकल कैलकुलेटिव आ रही है तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, तभी मैं मैथ्स को हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करता था एंड आई वुड गिव अराउंड 1 आवर प्लस तो हमेशा देता ही देता, 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, ऐसे केमिस्ट्री में से टाइम बचा के मैथ्स में अलॉट करता था। 1 आवर फिजिक्स को हमेशा देता था मैं, ठीक है। तो 60 मार्क्स आपको चाहिए। तो इसमें ब्रेकअप आपका थोड़ा वेरी भी कर सकता है। केमिस्ट्री में आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट हो सकता है आपके 70-80 भी आ जाए स्कोर, ठीक है। तो मैथ के लिए उतना कम हो जाएगा, आपको सिर्फ 40 मार्क्स लाने, काफ़ी इजी हो गया। फिजिक्स में लेकिन आपको 60 लाने पड़ेंगे। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करा है, तो मैं आपको बता दूं, जो वेट क्या बोलते हैं, क्लास 11th और क्लास 12 का सब्जेक्ट का वो वेटेज है ना, वो इक्वली मोस्टली डिवाइडेड होता है। कभी कभी कुछ शिफ्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा 50-50 ही आता है। तो लेस से कि 30 मार्क्स का आपका 11th का आपको निकालना है, 30 मार्क्स आपका 12th में से निकालना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा वेटेज वाइज मैं आपको बता देता हूँ किस चैप्टर पे आप फोकस कर सकते हो। अगर उनमें से आपने कोई चैप्टर स्किप कर रखा है कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो फिजिक्स में स्कोर करना है 60। तो फिजिक्स में स्कोर करना 60 में सबसे इस कंपेरेटिवली ईजी है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो SHM जैसे चैप्टर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, 7 मार्क्स का तो SHM और स्ट्रिंग मिला के आ जाएगा 7 मार्क्स। भाई SHM भाई बहुत ही आसान चैप्टर है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना प्लीज़, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और मेरे हिसाब से SHM और स्ट्रिंग वेव सबसे ईजीस्ट में आते हैं। तो ये 7 मार्क्स का तो यहाँ पे आपके फ्री के पड़े हुए हैं। अब आती है मॉडर्न फिजिक्स भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एटम के बारे में भाई, ये मतलब ये कुछ चीज़ें तो इसमें अपनी केमिस्ट्री से ही मैच कर दिए। तो 17 और 7 यहाँ पे भाई आपके 24 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ये काफ़ी हद तक ईजी रहते हैं जहाँ तक मैंने देखा है पेपर में, ठीक है। मुझे ईजी लगता था, हो सकता है कि आपको ईजी ना लगे, बट मैं कह रहा हूँ कंपेरेटिवली दे आर ईजियर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अदर चैप्टर। तो 24 मार्क्स अगर आपका इसमें अच्छी प्रिपरेशन है तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। प्लस 3 मार्क्स का बोनस आपको मिलेगा कैलोरीमेट्री। भाई कैलोरीमेट्री का गलत मत करके आना, 3 मार्क्स फ्री के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। थर्मो में हो सकता है आपका गलत भी हो जाए, बट मैंने देखा है थर्मो का इजी क्वेश्चन ही पूछते, तो थर्मो के भी 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। अब बात आती है बड़े बड़े चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म वगैरह, ये थोड़े टफ हो जाते हैं। कभी कभी मेरे को भी इसमें दिक्कत आती थी। और उसके बाद मैकेनिक्स देखो अनसर्टेन होता है, कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो, और ऑप्टिक्स का भी सेम मैं ये कहूँगा, ऑप्टिक्स हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, बट ये कुछ ओवरऑल एनालिसिस है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं वेटेज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबके ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मैकेनिक्स का होता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो ऊपर के आपको चैप्टर बताया, ये तो हमेशा करके रखिए, हो जाएगा। 60 मार्क्स लाना है, इज ईजी इन फिजिक्स, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में थोड़ा अपन डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मैंने रेजोनेंस का जो पेपर एनालिसिस है वो डाउनलोड कर लिया है और आपके लिए इसे अपन थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। तो ये एवरेज एनालिसिस है, ठीक है। याद रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार के पेपर में भी यही लगे, बट थोड़ा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा। देखो भाई, जो केमिस्ट्री है उसमें आपको अच्छे खासे स्कोर करने हैं मार्क्स, ठीक है। अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने, ये नहीं कह रहा कि नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जैसे चैप्टर हो गए, इसके आपका 7% का वेटेज दे रखा है। पीरियोडिक टेबल का 3% है, एस ब्लॉक का 7%। और तो मतलब रटने वाले चैप्टरों का तो भर के वेटेज है भाई। इनऑर्गेनिक ने जो तोड़ा है ना 37% वेटेज तो भाई इनऑर्गेनिक का है। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ी बात हो गई है।
37 नंबर अगर 100 में से अगर आप देखोगे तो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने सिर्फ रटम विद्या भी लगाई है एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैं बता रहा हूँ आपका केमिस्ट्री में उद्धार हो जाएगा। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या GOC1 आ जाता है। ये भी इजी चीज़ें हैं भाई, कुछ इसमें खास नहीं है, पढ़ लो भाई, तो बहुत ही आसान है। रेजोनेंस का मटेरियल अगर आपने कर रखा है तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने तो इसी से पढ़ाई करी थी, मुझे तो अच्छे मार्क्स आ गए थे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब टफ हो जाती है, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, ठीक है। और इन सब में से आजकल एंटीबायोटिक के बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, टफ चीज़ें पहले नहीं आती थी, ये मैं आपको खुद गारंटी दे रहा हूँ। बट इसका मैं बताऊँ कोई समाधान नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ये तो रटन विद्या। वैसे केमिस्ट्री कंपेरेटिवली इजी आती है, आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब आसान है भाई। मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो भाई क्या ही बोलूँ, केमिस्ट्री आपका हो जाएगा, आराम से करिए। 60 मार्क्स कहीं नहीं गए केमिस्ट्री। दिक्कत पता है कहाँ आएगी? मैथ में दिक्कत आती है, क्योंकि मैथ मेरे को टफ लगती थी, हो सकता है आपको भी टफ लगती हो, मोस्टली लोगों को टफ लगती है। और कैलकुलेटिव मैथ वैसी ही आ जा रही है आजकल मेंस में, तो इसमें स्कोर डूब जाता है लोगों का। अब बाइनोमियल थ्योरम का वेटेज देख लीजिए 7%। कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो कॉम्प्लेक्स ही रहती है दुनिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई वेटेज काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था पिछले साल के पेपरों में। ऐसी डिफरेंशियल कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे चैप्टर तो हमेशा याद रखो, करके जाओ, वो 3 नंबर कहीं फ्री के हैं आपके। ठीक है, PNC, टिग्नोमेट्री वगैरह। टिग्नोमेट्री भी आजकल आने लग गई है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, अलग से आ रही है स्पेशली। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैथ में तो सिर्फ प्रैक्टिस है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी हुई तो आपको सवाल बन जाएगा। और जो छोटे मोटे चैप्टर जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो आपको करके रखने ही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, मॉक टेस्ट जो आप दोगे वो गेम चेंजर बन जाएंगे आपकी प्रिपरेशन में। लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देते हैं वो है मॉक्स और PYQs करना। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो मॉक्स में PYQs कवर्ड होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से दोगे तो PYQs भी आपके हो जाएंगे। डेली मॉक दो भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम जाओगे ना, आपको मुझे पता है एंग्जाइटी होगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। लेकिन अगर आपने मॉक्स डेली दे रखे होंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल की कंडीशन होगी, तो आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो कुछ आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ नया दे रहे हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हद तक बूस्ट होगी। ठीक है, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, हो सकता है आपकी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाए एक दिन पहले, तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके चलो। माइंडसेट अपना ये बना के रखो कि कुछ भी हो सकता है, सेंटर हो सकता है बेकार मिले, ये सब कुछ मतलब वर्स्ट से वर्स्ट तक सोच के रखना है। ठीक है, जिससे अगर वर्स्ट नहीं हुआ उससे बेटर हुआ तो आपको अच्छा ही है, फ़ायदा ही है। ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और पहली बात बता दूं, लास्ट दिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाइए, लास्ट दिन थोड़ा रिलैक्स करिए, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करिए। लास्ट 2 दिन मतलब मॉक्स मत ही देना, उससे आपका हो सकता है मॉक्स में अगर आपने अच्छा प्रिपेयर नहीं करा तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, नहीं आ पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, रोने लगोगे। तो लास्ट के 2 दिन बस रिलैक्स करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, फॉर्मूले रिवाइज करो। अब देखो भाई एडवांस की तैयारी की समय आ चुका है, मेंस खराब होगा तो डजंट मीन कि आपका एडवांस भी खराब हो जाए। ठीक है, याद रखना। और हमारी बुक तो ज़रूर से पढ़िए। तो लास्ट दिन के लिए हमारी बुक पढ़ना मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा। इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। अगर आपको नहीं पता ये बुक कहाँ मिलती है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो ये था आज की वीडियो में, होप आपको अच्छा लगा हो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए और मैं आपको ऑल द बेस्ट भी कहना चाहता हूँ। आपका IIT JEE में ज़रूर से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।